अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा गया है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अगर याद हो, जब हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पढ़ाते हैं उसमें हम ये बताते हैं कि जो भी एक कंपाउंड हमें मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है, उसमें क्या होता है कि एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है, एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है। और जब हॉफमैन ब्रोमामाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो हम अराइल ले लेते हैं। आप चाहें तो अराइल ले सकते हैं या एल्काइल ले सकते हैं, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमाइड के साथ। हॉफमैन ब्रोमामाइड है ना, ब्रोमामाइड, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 डिग्रेडेशन कराते हैं, और यहाँ पर बोरोन हम काम में लेते हैं, सॉरी ब्रोमीन काम में लेते हैं, ब्रोमीन पॉजिटिव के फॉर्म में। और दूसरा देखा जाए तो इसमें एल्कलाइन मीडियम होता है, NaOH एक्वस लिया जाता है, NaOH एक्वस लिया जाता है। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है ये हट जाता है, और यहाँ पर AR या फिर आप ये अराइल है और ये एल्काइल है। और इसमें फिर आप एक कार्बन कम करके, ध्यान दीजिए, जो ये कार्बन था ये कार्बन कम हो गया है, इसका मतलब है कि ये पूरा हट गया है और यहाँ पर NH2 मिल गया है, यहाँ पर NH2 मिल गया है। तो ये कंपाउंड क्या है, ये डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन शो करते हैं। अब आप देखिए, आप इसको देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अब अगर मैं बात करूं तो ये कंपाउंड शो करते हैं, पूछ रहा है कि शोन बाय कौन सा, ये तो बन रहा है, तो पहला ये नहीं करना है क्योंकि ये तो बन रहा है। शो कौन सा करता है, वो ये वाला है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसको भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। हमें ये 3 कंपाउंड गिवन है। अगर आप देखें तो इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है। यहाँ देखें तो NO2 है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो कि इसमें हमने शो नहीं किया था लेकिन हाइड्रोजन है, उसको हम शो कर लेते हैं। अब आप अगर ध्यान दें तो इन दोनों पर ग्रुप है, इस पर कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ, इसको रेफरेंस मान लेता हूँ। अगर मैं NO2 की बात करता हूँ तो NO2 -M इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट शो करता है NO2। और जबकि मैं मिथाइल ग्रुप की बात करता हूँ तो ये +H इफेक्ट शो करता है। अब आप ध्यान देना कि जो माइनस इफेक्ट शो करते हैं वो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। हमें पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब है कि जो जिसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि 3 तो सबसे ज्यादा है, 3 सबसे ज्यादा है, और ये माइनस आ गया, उससे पहले हम क्या लेंगे, रेफरेंस। क्यों? क्योंकि ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ये बेसिक बढ़ाता है, ये एसिडिक और ये रेफरेंस है, तो दोनों के बीच में रेफरेंस आएगा ये, तो ये सेकंड वाला हमारा सबसे लेस आना चाहिए। ऑर्डर जो रहेगा, ऑर्डर रहता है हमारा जैसे कि थर्ड के बाद फर्स्ट आना चाहिए और फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए, ये ऑर्डर होगा। अब देखिए सेकंड 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 थर्ड, ये थर्ड हमारा इसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुझे यहीं से समझ में आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ इन ग्रुप्स को देख लूंगा तो कौन सा होगा कि प्लस वाला है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, बेसिक को बढ़ाता है, और जो माइनस वाला है वो एसिडिक को बढ़ाता है, बेसिक को कम करता है, और मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुई ये बात? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सबको ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ध्यान दो आप, अगर आपको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है तो मैं क्या कहूंगा कि इसको आप तोड़ लें। देखो यहाँ पर ये CH3 है, उसके बाद में इस कार्बन को बनाओ, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक कार्बन और यहाँ पर फिर CH3 बनाओ, यहाँ पर CH3 बनाओ। अब देखो इस कार्बन के पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास में 3 बॉन्ड है, इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन इसके पास में है, तो ये बन गया।
अब हमें ये दिया हुआ है BH3THFH2O2 OH मीडियम में, OH मीडियम में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वर्क करता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि यहाँ पर अटैक वहां पर होगा, अटैक उस कंपाउंड पे होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, गलती से यहाँ अटैक मत करवा देना, यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड हमारा ये ब्रेक होना है तो अटैक इधर होगा। इसका मतलब है कि OH ग्रुप इधर आएगा और H हमारा इधर आएगा। वाटर का अटैक होगा तो OH ग्रुप उधर आएगा और H इधर आएगा। और इसको अगर मैं लिखूंगा तो कुछ इस तरह से कि CH3, उसके बाद में CH पर आ गया OH, CH पर आ गया OH, और उसके बाद में यहाँ पर CH और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप इससे लगे हुए हैं। अब आप ध्यान देना, एक कार्बन के साथ में यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जरा इसमें ध्यान दो। देखो इसमें इसी कार्बन पर अटैक करवा दिया, आपको मैं यही कह रहा था, इसी कार्बन पर अटैक करवा दिया और पहला ही ऑप्शन दे दिया, जो कि गलत है। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसे ही सही करके आएंगे। नहीं, अटैक वहां करवाना है जहां पर हाइड्रोजन तो हो कम से कम, यहाँ तो है ही नहीं। तो जहां है ही नहीं वहां क्या अटैक करवाएंगे आप, क्या रिमूव करेंगे वहां से, ठीक है। अब देखो या फिर क्या जोड़ेंगे उसमें। अब आप देखो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप देखो CH3 यहाँ पर आप देखें तो ये CH है, यहाँ पर भी CH है। अब आप देखें तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बिल्कुल सेम है, आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड की बात करें ये बिल्कुल नहीं होगा, इसकी बात करें ये तो होगा नहीं फोर्थ। और इसी तरह से हमने ये 10 क्वेश्चंस कवर किए नीट फिनाले के लिए, जो कि आपके नीट एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं या फिर इस पर बेस्ड आ सकते हैं। और जब क्वेश्चन पेपर आएगा, जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस हमने कराए थे वो आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं, उस कंसेप्ट पर आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। चलिए आगे और मिलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि विच कंपाउंड अमोंगस्ट द फॉलोइंग इज एन नॉन एरोमेटिक, नॉट एन एरोमेटिक, जो कि एरोमेटिक नहीं है। आपको 4 कंपाउंड गिवन है, आपको ये 4 कंपाउंड गिवन है और इसमें पूछा है कि आपका नॉन एरोमेटिक कौन सा है या फिर एरोमेटिक नहीं है। चलिए अब बहुत जल्दी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इस रिंग की अगर बात करें 5 मेंबर रिंग है, अगर इसमें मैं साइक्लिक देखूं तो साइक्लिक है, कंप्लीटली रेजोनेंस है। अगर मैं देखता हूं तो रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं, अब आप ये तो समझ रहे हैं ना कि 6 कहाँ है, यहाँ ये लॉन पेयर भी है, इस चीज को मत भूल जाइएगा। यहाँ पर ये लॉन पेयर भी है, इसको मत भूल जाइएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस है, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। इसकी अगर बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साइक्लिक रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, आपको अगर ब्रीफ में देखना है तो आप वो क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं साथ के साथ हल्के से कंसेप्ट भी, जहां पर लगता है कि ज्यादा बताना है वहां पर आपको पूरा बताया जाएगा। साइक्लिक रेजोनेंस है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये कार्बन जो है, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन sp3 कार्बन है, ये कार्बन sp3 कार्बन है। और यहाँ पर क्या है, ये कार्बन sp3 कार्बन है और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है या नॉट एरोमेटिक हो जाता है। इसका मतलब है आंसर जाएगा 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया भाई। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साइक्लिक रेजोनेंस है, एरोमेटिक है। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक रेजोनेंस है, एरोमेटिक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड हकल्स रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि रेजोनेंस कौन सा है, कैसे स्टेबलाइज होता है, कैसे नहीं। चलिए अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये हकल्स रूल में करते हैं। जहां पर हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिलोकेलाइज्ड, और अगर हम एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं
एंटी एरोमेटिक की या नॉन एरोमेटिक की, उसमें हमारा अलग रूल वर्क करता है। चलिए अब हम करते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन आपने कर लिया, 4 ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, करेक्ट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड गिवन है और इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। एक कंपाउंड आपको गिवन है और इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करिए, आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है कि सर शायरी तो सुना दो। बेटा शायरी भी सुनाएंगे, लेकिन 4 मई को एग्जाम है नीट का। नीट क्रैक करिए, उसके बाद शायरी क्या, गाना भी होगा, बजाना भी होगा, खाना भी होगा और डांस भी होगा। ठीक है, चलिए वैसे एक है कि जब तक आप ये क्वेश्चन करिए, कहते हैं डिग्रियां तो कागज की मोहताज होती हैं, डिग्रियां तो कागज की मोहताज होती हैं, असली हुनर तो वो है जो किरदार में दिखाई दे, जो किरदार में दिखाई दे। चलिए आपके सामने शायरी भी हो गई, अब इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए। आई होप आंसर दिया होगा। एक ने आंसर दिया है थर्ड, चलिए रवीश नाम से है, उसने आंसर थर्ड दिया है। ठीक है, एक बच्चे का आ रहा है फोर्थ, ओके, एक बच्चे का आया है फर्स्ट। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये तो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन अब मुझे देखिए यहां पर भी दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन इनमें से मुझे एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा, बाकी सब सफिशिएंट वो सब्स्टिट्यूएंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आईयूपीएससी में हम पढ़ते हैं कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं या बोलते हैं हम एक से ज्यादा हमारे पास ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कोई उसमें से एक लेते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जो सीनियरिटी टेबल है उस पर पहले पढ़ते हैं इन सब से, तो इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब नंबरिंग किधर से की जाएगी, इसकी नंबरिंग किधर से की जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ये C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब कीटो है, ये हमारा कीटोन की बात करें, ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब आप ध्यान दो, इसमें अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है ये कि सेकंड नंबर पर तो कीटोन है। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो रिंग से या पीसीसी से अलग है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो हमारी रिंग से यानी कि जो हमारी पीसीसी है प्रिंसिपल कार्बन चेन उससे अलग है, तो इसका हम यहां पर प्रीफिक्स यूज करते हैं और प्रीफिक्स में इसको हम फॉर्माइल लिखते हैं, इसको हम फॉर्माइल लिखते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको देखो, इसको हम फॉर्माइल लिखेंगे और इसकी बात करें तो इसको हम कीटो या ऑक्सो लिखते हैं, कीटो या ऑक्सो लिखते हैं, क्योंकि ये भी इसका भी हम क्या करेंगे कि इसका भी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसका भी प्रीफिक्स यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिए प्रीफिक्स क्यों यूज कर रहे हैं, सफिक्स क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। जब आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है वहां पर आपको सारे रूल्स लिखाए जाते हैं, तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसका कार्बन चेन से अलग है, पीसीसी से अलग है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, अलग तो ये भी था लेकिन यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने प्रीफिक्स यूज किया, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जहां से नंबरिंग हो रही है इसका हम सफिक्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं, और सफिक्स में इसको हम कार्बोक्सिलिक ही लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि आप देखिए कहां से आपको, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ऑक्सो दिया हुआ है, हमें देखिए ऑक्सो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे बाद में लिखा जाता है। सबसे पहले ये आएगा हमारा फॉर्माइल, इसका नाम जो होगा वो होगा 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ, 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि इसका नाम आया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये क्यों नहीं हो सकते, तो इसको भी देखिए 4 कार्बोक्सी, लेकिन 4 पे तो फॉर्माइल आया हुआ है, ये तो यही गलत हो गया, 4 कार्बोक्सी, ये भी यही गलत हो गया, 2 कार्बोक्सी, 2 पे तो कार्बोक्सी आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये
फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको आई इफेक्ट समझाएगा। ये यहाँ पर आपको आई इफेक्ट समझाएगा क्योंकि एसिडिटी ऑर्डर पूछा है। और ध्यान दीजिएगा कि जो माइनस इफेक्ट होता है, माइनस इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। एसिडिटी को बढ़ाने का काम कौन करेगा? माइनस इफेक्ट। माइनस आई हो सकता है, माइनस एम हो सकता है। चलिए अब अगर आप इनको देखें तो इन सब में आप देखना कि ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट सब में कॉमन है, इसमें ये पार्ट सब में कॉमन है, इसमें से इसका एक एच हट जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं यहां पर लिखता हूं, अगर इसको मैं यहां पर लिखूं तो आप ये देखेंगे कि यहां पर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्या है? NO2, दूसरी तरफ देखें तो इसमें CN है साइनाइड, और एक तरफ देखें तो फ्लोरीन है। अब एसिडिटी ऑर्डर पूछा गया है इनका, बाकी तो ये सब सेम है इनमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि जगह कम है इसी वजह से मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है आपको। तो अगर इनमें देखें, क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, तो इसे मैं रेफरेंस मान सकता हूँ। रेफरेंस माना है इस वजह से कि हो सकता है इनमें से कोई भी प्लस एम इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट या प्लस इफेक्ट शो करता हो। चलिए इनमें अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, साइनाइड का भी माइनस आई इफेक्ट होता है और फ्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब हमें इसका ऑर्डर बताना है, क्योंकि हम जब माइनस आई इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक ऑर्डर लिखवाते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है जरा आप ध्यान दीजिए, अगर आपको दिख जाए तो मैं यहां लिख देता हूं। वो जो ऑर्डर होता है वो होता है NR3 पॉजिटिव ग्रेटर देन NH3 पॉजिटिव। देखिए ये ग्रेटर हो गया। अब इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है आपका जैसे NO2, भाई RN3, ये आ गया NR3 आ गया, और उसके बाद में आपका अमोनिया आ गया, उसके बाद में आपका आ जाता है जैसे साइनाइड, और साइनाइड के बाद में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान दीजिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया उसके बाद में आते हैं हैलाइड, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये हैलाइड आ गया, ये हैलाइड आ गया, अब इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें आता है जैसे OR, OH, OH के बाद हमारा एल्कीन आ गया, OH के बाद एल्कीन आ गया। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा, एल्कीन आ गया। एल्कीन के बाद में आता है C6H5 बेंजीन आ गया। बेंजीन के बाद में हमारा आता है एल्कीन CH+CH2, ये ऑर्डर आता है। अगर आप इसको देखें तो ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। माइनस आई इफेक्ट का ये जो ऑर्डर है NR3, NH3, NO2, CN, एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, एल्काइन, बेंजीन और एल्कीन, ये ऑर्डर हमारा आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहला क्या आता है? NO2। NO2 को देखें तो सबसे पहले आ रहा है नंबर 1, उसके बाद में साइनाइड आ रहा है नंबर 2, फ्लोरीन उसके बाद में आता है नंबर 3। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन H कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, H कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि H सबसे लेस आएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा है इसमें वो एसिडिक ज्यादा करेगा। इसका मतलब है कि पहले NO2 आना चाहिए, फिर साइनाइड आना चाहिए, फिर फ्लोरीन, उसके बाद ये मेरा आना चाहिए हाइड्रोजन वाला। चलिए देख लेते हैं, इसमें तो सबसे पहले है ही नहीं, सेकंड में सबसे पहले साइनाइड है, इसमें भी सबसे पहले साइनाइड है, लेकिन फोर्थ में अगर आप देखें NO2, साइनाइड, फ्लोरीन और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि ये CH3 है, यहाँ पर एक H हमें शो करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी आंसर ऑफ द 13th नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस किए हमने 3 क्वेश्चन। अगले और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। एक कॉलम दिया है आपको, दूसरा ये इधर सेकंड कॉलम दिया हुआ है, इसे हम देखें तो ये कॉलम आपका सेकंड हो गया। इससे इसको मैच करना है कि कौन सी रिएक्शन का नाम, कौन सा प्रोसेस है, क्या है। ठीक है, इधर आपको ऑप्शंस गिवन है। चलिए करिए, कितना टाइम लेते हैं आप इसे करने में, आंसर दीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर पिछली बार जो आपने शायरी सुनाई थी वो बड़ी अच्छी थी। कोई बात नहीं बेटे, फिर सुना देंगे। फिलहाल आपका नीट का एग्जाम है, उस पर फोकस करिए और आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, आई थिंक आप लोगों का आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो चलिए समझते हैं। देखिए, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर मुझे सोडियम दिया हुआ है, क्या है, सोडियम दिया हुआ है ड्राई के साथ में, तो आपने ये रिएक्शन अगर ध्यान दी हो तो ये एल्काइल हैलाइड RX प्लस क्या दिया हुआ है, सोडियम, वो भी किसके साथ में, ड्राई ईथर के साथ में। और आप ध्यान दीजिए कि ड्राई ईथर के साथ में, ड्राई ईथर के साथ में जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो वो वुर्ज रिएक्शन होती है। इसके साथ में ए के साथ में आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं एरीन। एरीन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एरीन का मतलब बेंजीन रिंग से है। एरीन के साथ में क्या दिया हुआ है, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड आपका ये हो गया, एसिड हैलाइड आपका ये हो गया CH3C पर डबल बॉन्ड O और Cl। किसके साथ में दिया हुआ है, AlCl3। AlCl3 लुईस एसिड है, AlCl3 लुईस एसिड, ये आपका हो गया। अब आप इसमें अगर ध्यान देखेंगे तो ये एरीन है, ये एसिड हैलाइड है, और हम क्या पढ़ते हैं कि एरीन, तो इस ये रिएक्शन अगर आपको याद आ रही हो एसिड हैलाइड और यहाँ पर AlCl3, तो क्या हम इसको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। ये हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई सेकंड, ये फोर्थ इसमें मैच करेगा। एरीन अगेन आपको बेंजीन रिंग बना लेनी है, प्लस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, फ्यूमिंग के साथ आया है तो ये SO3 लेकर आएगा। और आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आया है इसमें फ्यूमिंग के साथ, तो ये सल्फोनेशन हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट आएगा। और रहा फोर्थ, तो यहाँ पर आप एरीन बनाइए सबसे पहले, प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, देखिए यहाँ पर H2 दिया है किसकी प्रेजेंस में, निकल के साथ में, और हीट दी हुई है। ध्यान दीजिए जब भी आपको बेंजीन दी हुई हो हाइड्रोजन के साथ में और मेटल दिया हो कोई भी और हीट भी आपको गिवन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो इसके साथ में ये आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ए के साथ में आ गया 2 और बी के साथ में आ गया 4 और सी के साथ में 1 और डी के साथ में 3। तो आप ध्यान दीजिए ए के साथ में सेकंड, ए के साथ में सेकंड देखें तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बी के साथ में 4, सी के साथ में 1 और डी के साथ में 3। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। चलिए अगेन आपको IUPAC का दिया हुआ है क्वेश्चन। IUPAC नेम बताना है इसका आपको कि इसका IUPAC नेम क्या है। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये CH3 है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा जहाँ पर ये टर्मिनल कार्बन होता है और यहाँ पर भी ये कार्बन है, इसका मतलब है यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर बात करें तो क्या ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, क्या ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इधर से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 ही कार्बन आ रहे हैं जबकि इधर हमें 6 कार्बन मिल रहे हैं। और हम IUPAC में ये रूल पढ़ते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है कंपाउंड में। चलिए अब बात आती है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा आपका होगा सब्स्टिट्यूएंट। अब बात करते हैं ब्रोमीन, अल्कोहल, क्लोरीन और ये मिथाइल। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर हम अल्कोहल की बात करें तो सीनियरिटी टेबल में अल्कोहल हमें गिवन होता है। अल्कोहल की बात करें तो इसको हम क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG हमारा ये हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्योंकि जब हम नेम लिखते हैं, जब हम नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलता है कि अल्फाबेटिकली कौन सीनियर है। तो अभी हमें वो भी देखना है। ध्यान दीजिए इसको हम मिथाइल लिखते हैं, इसको क्लोरो लिखते हैं और इसको ब्रोमो लिखते हैं। इसका मतलब है कि बी सी से पहले आता है तो ब्रोमो वाला हमें पहले लेना होगा। नंबरिंग अगर की जाएगी तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर हो गए। चलिए इसकी अगर बात करें मिथाइल की तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। यहाँ पर ब्रोमीन की बात करें तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया और क्लोरीन की बात करें तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इसका मतलब है कि 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं मेरे पास, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं मेरे पास, लेकिन अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ब्रोमीन है। चलिए क्योंकि ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है
और पिछली बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हमने जब नेम लिखा था तो उसका सफिक्स यूज किया था, और इसका सफिक्स जो आता है वो ऑल आता है, ये ऑल आता है, ठीक है। चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा लिखते हैं कि 1 ब्रोमो, यहां लिखते हैं 1 ब्रोमो 5 आपका आ जाएगा क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन में सी पहले आता है, बी के बाद सी, 5 क्लोरो 4 मिथाइल, 5 क्लोरो 4 मिथाइल आना चाहिए यहाँ पर, 4 मिथाइल हेक्सेन, 6 नंबर की कार्बन चेन है तो हेक्सेन, और कितने पर है हमारे 3 पर OH ग्रुप लगा हुआ है, हेक्सेन 3 ऑल, ये आना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, देखिए 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, यही तो हमारा आंसर है, यही तो इसका आयुपैक्ट नेम है। नेक्स्ट देखते हैं कि 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो तो इसका मतलब है कि इसने यहां से नंबरिंग की है, जो कि यहां से नंबरिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो यहां से नंबरिंग अगर आप करेंगे 1 2 3 4, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 4th पर मिल रहा है आपको, जो कि ये है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही हमें नियरेस्ट मिले, नहीं हो सकता। 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, मिथाइल पहले नहीं आ सकता, M पहले नहीं आ सकता, C से, C पहले आएगा, 6 ब्रोमो देन अगेन फिर वही, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? आपको समझ में आ गया कैसे क्या हुआ क्या नहीं? कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप ये कीजिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हेलोजिनेशन, रेट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आपको ये कंपाउंड गिवन है, इसका आपको बताना है कि एनिलीन है, क्लोरोबेंजीन आ गया, और ये आपका एनिसोल आ गया, और ये टोलुइन आ गया। चलिए अब आपको बताना है कि इनमें से इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। अगर हेलोजिनेशन की बात की जाती है, ध्यान दीजिए, हेलोजिनेशन की बात की जाती है, हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दैट मींस कि प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई भी हो सकता है, प्लस आई हो सकता है, प्लस एम हो सकता है, एच भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है इनका। चलिए तो कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका आंसर सेकंड है, ओके, शिवानी बता रही है कि इसका आंसर 4 है, चलिए, और रोहित बोल रहे हैं कि सर 4, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं पहले। एनिलीन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये लॉन पेयर कंटेनिंग है, लॉन पेयर अगर कंटेनिंग है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ध्यान दीजिएगा, लॉन पेयर कंटेनिंग है, लॉन पेयर कंटेनिंग है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन, हेलोजन का हमेशा माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, माइनस आई इफेक्ट इनके एम पर डोमिनेट करता है। लेकिन एनिसोल की अगर बात की जाए, एनिसोल की बात की जाए तो इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, इसका मतलब है कि ये भी प्लस एम शो करेगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस एम वाले 2 आ गए हमारे पास, ठीक है। और फिर आ गया मिथाइल, मिथाइल की बात करूं तो ये प्लस एच इफेक्ट शो करता है। मिथाइल की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्लस एच इफेक्ट शो करता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग तो कॉमन है, इनके जो ग्रुप्स दिए हुए हैं वो हमें बताना है। अब अगर आप देखें प्लस एच प्लस एम, तो ध्यान दीजिएगा कि प्लस एम इफेक्ट इज ग्रेटर देन एच, देखो प्लस एम इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस एच इफेक्ट, ये हमेशा इससे स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस एम इफेक्ट एच इफेक्ट से हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि प्लस एम जो है हमारा वो क्या है, वो डोनेटिंग, यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है ना, यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये विड्रॉ करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये हमारा प्लस एम वाला जो है ये भी डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब आप देखो तो इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है, क्या वो इसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है, क्या इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है, क्या इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है भाई। प्लस एम हमारे पास 2 आ गए हैं, प्लस एम की बात करें तो ए एंड सी आ गए हैं हमारे पास, ए एंड सी आ गए हैं हमारे पास, और प्लस एच भी है हमारे पास, डी आ गए, तो डी ये ग्रेटर होंगे किससे, डी से। चलिए ये पढ़ लिया हमने, क्योंकि हम देखते हैं कि कंसेप्ट आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ESR शो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ESR देते हैं, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो एक तरफ तो मैं कंपाउंड में ले लेता हूं कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रॉन, ये मैं ले लेता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और एक तरफ मैं ले लेता हूं इसमें, क्योंकि बीच में मुझे क्या लेना पड़ेगा,
बीच में लेना पड़ेगा रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए H ले लो और उसके बाद में मैं लूंगा इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आ गया और ये आ गया एक्सेप्टिंग वाला आप ले लो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप ले सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि ये हमारा आया है ACD, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये तो कम ही होगा। ये अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि A एंड C इज ग्रेटर देन D एंड इज ग्रेटर देन B। ये तो हमें लग गया क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। चलिए अब A एंड C की बात करते हैं। A एंड C की बात अगर हम करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की EN नाइट्रोजन की EN से ज्यादा है, और ज्यादा जिसकी EN है वो उतना ही ज्यादा खराब है होना, उतना ज्यादा खराब होना है। वो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को ये कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है उसको कम कर देगा, और ये क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी EN कम है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसकी EN कम है, इसी वजह से क्या होगा कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा ये उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम की इसकी ये, ठीक है। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की EN यहां पर ज्यादा है, और EN ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जो टेंडेंसी है वो कंपेयर टू लो EN से कम होती है, लो EN से कम होती है। इसी वजह से हमारा जो A है वो ग्रेटर होगा C से, C ग्रेटर होगा D से, और D ग्रेटर होगा B से। इसका मतलब है कि B सबसे कम होगा और A सबसे ज्यादा होगा। A सबसे ज्यादा, देखिए A सबसे ज्यादा, देन फिर C, D और B। तो फोर्थ आंसर जिसने दिया था शिवानी और रोहित जीत चुके हैं क्योंकि उन्होंने फोर्थ आंसर दिया था। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है और पूछ रहा है हमसे कि द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज। 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ये कुछ कंपाउंड आपको गिवन है और उसका क्या पूछ रहा है, ये आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, सारे आपको कैटायन दिए हुए हैं, इसको ऐसे लिखिएगा, सारे आपको कैटायन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि 16 हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर आप ये देखें तो कैटायन हर जगह कार्बन पर है, इसका मतलब है कि कैटायन से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पर है चारों कंपाउंड में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और ये इधर करेगा रेजोनेंस। यहां देखें तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा। थर्ड में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो ये करेगा रेजोनेंस, ठीक है। फोर्थ में देखें तो रेजोनेंस नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब हमने रेजोनेंस देख लिया। अच्छा, सिर्फ रेजोनेंस के बेस पर अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट और थर्ड, तो मैं देखूं कि फर्स्ट एंड थर्ड ज्यादा ग्रेटर होने चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड ज्यादा ग्रेटर होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ज्यादा ग्रेटर होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ज्यादा ग्रेटर होंगे किससे, सेकंड एंड फोर्थ से। तो अब हम इनमें भी बात कर लेते हैं। चलो अगर हम रेजोनेंस से पता नहीं लगा सकते क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ दो में है, इनमें नहीं है, तो उसके बाद हम फिर क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, एच इफेक्ट। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस नहीं है, जहां पर रेजोनेंस नहीं है वहां पर हम एच इफेक्ट की बात करते हैं। और क्या आप ध्यान देंगे कि ये कैटायन है और यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, इसका मतलब है कि इसके पास में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर CH3 है और यहां पर CH2 है, इसके पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसकी बात करता हूं तो यहां पर सिर्फ CH3 है, इसका मतलब है कि इसके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फोर्थ की बात करता हूं, फोर्थ की देखो बात करूं तो यहां पर CH2 होगा और यहां पर अगर CH2 है तो इसका मतलब है कि इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इससे हम पता लगा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सेकंड फर्स्ट ज्यादा ग्रेटर होगा क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं, जबकि थर्ड हमारा इससे लेस होगा।
अब हमें ये मिल गए। अब बात आती है सेकंड एंड फोर्थ की। सेकंड में देखें तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है और फोर्थ में देखें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब है कि सेकंड ग्रेटर होगा किससे? फोर्थ से। ये आपका आंसर होगा। इसमें अप्रोच क्या रही हमारी? पहले हमने रेजोनेंस देखा, रेजोनेंस से बात नहीं बनी तो फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा। तो राइट आंसर आपका आएगा फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड ये नहीं है, फर्स्ट थर्ड ये नहीं है, ये नहीं है, अगेन ये आ गया फोर्थ। ये फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन ऑफ द ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हमने किस तरह से किया। पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। अगेन देखिए आपको पूछा गया है कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पार्ट सब में कॉमन है, ऊपर वाला पार्ट सब में कॉमन है अगर आप ध्यान देंगे। लेकिन अगर इधर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो आपके अमीन ग्रुप हैं, यहाँ पर एक अमीन है, एक मिथाइल है, यहाँ पर एक अमीन है, एक OH है अल्कोहल, और यहाँ पर दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं। तो बेसिसिटी का ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिसिटी का ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस M इफेक्ट से, प्लस I इफेक्ट से, प्लस H इफेक्ट से, रेजोनेंस भी हम देख सकते हैं इनमें। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपाउंड अगर ये वाला है सिर्फ गिवन, देखिए यहाँ पर अभी हम इन पर नहीं जा रहे। अगर ये कंपाउंड है हमारे पास, पहला वाला कंपाउंड ले लेते हैं NH2 और ये NH2। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन के पास जो दोनों नाइट्रोजन हैं यहां पर ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, और अगर इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें ये कॉन्जुगेशन में जाएगा और रेजोनेंस करेगा, दोनों रेजोनेंस करेंगे। अगर ये दोनों रेजोनेंस करते हैं, अगर ये दोनों रेजोनेंस करते हैं, प्लस देखें तो इसका M इफेक्ट होता है और इसका भी M इफेक्ट होता है। अब बात आती है यहां, इसका अगर देखें यहां पर NH, यहां पर रेजोनेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर रेजोनेंस नहीं है, यहां पर रेजोनेंस नहीं है। यहां पर होगा क्या कि इसका जो बेसिक नेचर होता है वो डिसाइड होता है, इसका जो H प्लस है, जो ऐसे वो है, क्या बोलते हैं, इसका जो बेसिक नेचर होता है वो लॉन पेयर के लोकलाइज्ड पर। यहां पर लॉन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, लॉन पेयर जो है वो यहां पर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या करते हैं कि इन सब में देखें तो देखो इसका भी M इफेक्ट, इसका M इफेक्ट, इसका प्लस M, लेकिन मिथाइल आ गया। ध्यान दीजिए, मिथाइल अगर आ गया तो मिथाइल प्लस I इफेक्ट शो करता है, ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, क्योंकि लॉन पेयर इसके पास भी है ऑक्सीजन के पास में, ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, ये प्लस I करेगा, प्लस I करेगा, ये क्या क्या करेगा, प्लस I करेगा, प्लस I करेगा। अगर आप इसमें देखें और इधर देखें, अगेन वही ऑक्सीजन की EN ज्यादा खराब होती है नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की EN कम होती है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की EN क्या होती है, इसकी EN कम होती है, और जबकि ऑक्सीजन की जो EN है वो बेटर होती है। ठीक है, चलिए इस चीज से हमें समझ में आ गया। लेकिन बेसिक नेचर इसका हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि देखो इसमें रेजोनेंस भी है, इसमें रेजोनेंस भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां देखूंगा सेकंड में तो क्या मैं इसमें भी रेजोनेंस मानूंगा? कुछ लोग कहेंगे कि हम इसमें भी रेजोनेंस मानेंगे, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस। चलिए आगे हम पता करते हैं कि जो प्लस M इफेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस M इफेक्ट इज ग्रेटर देन होता है प्लस I से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये कंपाउंड सबसे लेस स्टेबल होगा, ये कंपाउंड सबसे लेस स्टेबल होगा। तो एक ऑप्शन क्या आ गया मेरे पास कि फोर्थ कंपाउंड जो है, फोर्थ वाला, ये सबसे लेस है, फोर्थ सबसे लेस है, फोर्थ सबसे लेस है। अगेन अगर मैं देखूं तो 2M प्लस M इधर भी है, 2 प्लस M इधर भी है, लेकिन नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का जो प्लस M है उसकी EN ज्यादा होती है, इसी वजह से उसका प्लस M इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना नाइट्रोजन का होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो आएगा फर्स्ट, ये सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा। अगेन फिर मैं बात करता हूं तो थर्ड आता है, अगेन फिर मैं बात करता हूं तो थर्ड आता है, अगेन फिर मैं बात करता हूं तो थर्ड आता है भाई, अगेन फिर अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड आता है। अब थर्ड में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आएगा भाई, ये सबसे ज्यादा हो गया फर्स्ट, उसके बाद में प्लस M 2 है इसमें,
तो यहाँ पर ये थर्ड आ गया। बचा कौन सा? बचा हमारा सेकंड, क्योंकि इसमें प्लस एम भी है और प्लस आई भी है, तो ये सेकंड यहाँ आ गया। और मुझे ऑप्शन में देना क्या है कि मुझे ऑप्शन में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ बातें रह गई थी कि प्लस एम इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। प्लस एम जो होता है, प्लस एम इफेक्ट जो होता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस एन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी, लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ जाती है। लोन पेयर को अगर हम डोनेट करते हैं तो उसकी जो टेंडेंसी होती है वो भी बढ़ जाती है। लोन पेयर को टेंडेंसी जो होती है डोनेट करने की लोन पेयर की, वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए इसमें दो प्लस एम इफेक्ट जो है, क्योंकि नाइट्रोजन की ईएन ऑक्सीजन से कम होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना बेसिसिटी का बढ़ना होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ना होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बेसिक नेचर बढ़ गया। इसका मतलब है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट ऑप्शन की है, फर्स्ट इसकी है कंपाउंड की। उसके बाद में अगर मैं देखूं तो सेकंड की है, सेकंड के बाद थर्ड की है एंड देन फोर्थ की। तो ये है जो बताया आपको कि किस वजह से। तो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। फोर्थ आना चाहिए, सेकंड थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस 18th नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए यहां पर हमने 18 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक शायरी हो जाए, तो हाँ बिल्कुल शायरी हो जाए, क्यों नहीं। और एक अच्छी सी शायरी आई थिंक तो आपको भी पसंद आए, आई थिंक जो आपको भी पसंद आए। सबसे पहले ये बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहते हैं